खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में कुछ ही देर में यहां पर फैसला आने वाला है। जज एसके यादव कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ये फैसला सुनाने वाली है, जिसमें उमा भारती, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई नेता आरोपी हैं। लखनऊ कोर्ट परिसर के बाहर फिलहाल सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट आज 28 साल बाद अपना फैसला सुनाने जा रही है। कोर्ट परिसर में सुनवाई के दौरान सुरक्षा कड़ी की गई है और इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह सहित 49 आरोपी हैं। इनमें से 17 का तो निधन हो चुका है, जिसके बाद अब 32 लोगों पर सुनवाई होगी। आपको ये भी बताएं कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था और इस मामले में कोर्ट में 351 गवाहों को पेश किया गया है और 600 दस्तावेज भी सबूत के तौर पर पेश किए जा चुके हैं। बाबरी विध्वंस मामले में अब तक कुल 49 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने को लेकर सबसे पहले अयोध्या में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। पहला जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो कार सेवकों या धार्मिक स्वयंसेवकों के खिलाफ थी। इसमें एक एफआईआर फैजाबाद के थाना राम जन्मभूमि में एसओ प्रियवदा नाथ शुक्ला ने दर्ज करवाई थी। वहीं दूसरी एफआईआर गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज करवाई थी। बाकी जो 45 एफआईआर थी वो अलग अलग तारीखों पर पत्रकारों और फोटोग्राफरों ने दर्ज करवाई थी। तो 2 मुकदमा यहां पर दर्ज कराया गया था और दोनों में यहां पर अब जो दूसरा जिसमें नामजद आरोपी थे उस पर आज फैसला आना है और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसले में होता है, क्योंकि 28 साल बाद 28 साल पुराना ये पूरा मामला है जिस पर आज फैसले का दिन है। सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और ऐसे में कुछ ही देर बाद ये फैसला आ सकता है और इस पे अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसले में सामने आता है, क्योंकि जो भी सबूत हैं वो पेश किए जा चुके हैं। तो 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली इसे गिराने वाले कार सेवकों के खिलाफ थी, तो दूसरी यहां पर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने रामकथा पार्क में मंच से कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। और दूसरे एफआईआर में बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, साथ ही वीएचपी के तत्कालीन महासचिव रह चुके अशोक सिंघल, साथ ही यहां पर बजरंग दल के नेता विनय कटियार, उमा भारती, इन तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज है जिस पर आज फैसला आना है। देखिए, राम के काज में सजा में भी मजा है और मजा में भी मजा है। फांसी में भी मुक्ति है और मुक्ति में भी मुक्ति है। राम काज के लिए हम सब लोगों ने काम किया था, आज निर्णय का दिन आ रहा है। मुकदमा पूर्णतया राजनीति प्रेरित है, अपने वैचारिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए किया है और इसलिए न्यायालय सारे तथ्यों को देखकर निर्णय करेगा। जो भी होगा सब स्वीकार है। क्या भूमिका थी जब ये बाबरी? अब ये सब न्यायालय को तय करने दीजिए, लौट के बताएंगे क्या क्या भूमिका थी, सब स्पष्ट हो जाएगा। आगे रास्ता क्या होगा सर? अगर सजा होती तो आगे क्या रास्ता है, देखा जाएगा। ठीक है, देखिए, राम के काज में सजा में भी मजा है और मजा में भी मजा है। फांसी नहीं, ये जो फैसला आ रहा है सभी की निगाहें उधर लगी हुई हैं और बहरहाल जो भी फैसला आएगा जाहिर सी बात है वो जो भी प्रूफ्स हैं और सभी ने देखा और उसकी वीडियो क्लिपिंग्स भी मौजूद हैं। अखबारात में भी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग हुई, सबकी फ़ोटोग्राफ्स भी छपी। सभी लोग जानते हैं कि कौन लोग इसमें शामिल थे, लिहाजा हम सभी का पूरा एतमाद और यकीन मुल्क की जुडिशरी पर है और हम सबको उम्मीद है कि जो भी फ़ैसला आएगा वो हक़ और इंसाफ पर मबनी होगा और सब लोग उस फैसले को तस्लीम करेंगे और हर हाल में सब लोग अमन और सुकून और चैन मुल्क में बरकरार रखेंगे। ऐसा है कि ये ऑफेंस जो हुआ था इसको देश के सुप्रीम कोर्ट ने शेमफुल कहा था और ये कहा था कि ये कल्प्रिट्स है जिन लोगों ने ये काम किया है और कहा था कि इससे सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं डिमॉलिश हुआ है बल्कि देश की अक़लियतों का फेथ डिमॉलिश हुआ है और ये रूल ऑफ लॉ को इसने डिमॉलिश किया है, सेकुलरिज्म को डिमॉलिश किया है।
तो इतना बड़ा ये क्राइम था जो इसकी अहमियत को देखते हुए चाहे कोई आदमी इस वक्त 80 साल का हो या 90 साल का हो, अगर उसने ये किया 28 साल पहले हरकत, तो उसको सज़ा तो मिलना ही चाहिए। मुझे लगता है ऑनरेबल कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस पर पूरे देश को विश्वास है, हमारी जुडिशियल प्रोसेस पे। जुडिशियल प्रोसेस की जो हमारा प्रोसीजर के तहत न्याय मिलने की प्रक्रिया है, मुझे विश्वास है कि उचित निर्णय आएगा और जो भी निर्णय आएगा वो सबको सर्वमान्य होगा। हमारा मानना है हमारा मुल्क जो है निर्दोष है और उसे अवश्य न्याय प्राप्त है। जो भी नियमानुसार न्यायालय देगा, किस सेक्शन के तहत क्या होता है, उस अनुसार उसका हम लोग जो है देखेंगे, फिर तदनुसार जो भी होता है वो कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की। आज बुलाया गया है, आज निर्णय का समय है, 11 बजे के बाद किसी भी समय हो सकता है। जो सीबीआई ने 294 विटनेसेस यहाँ प्रोड्यूस किए हैं और 57 वहाँ पर 351 गवाहों के जो गवाही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सीबीआई अपने चार्जेज को प्रूव करने में असफल रही है और मुकदमा छूटेगा, सभी अभियुक्तगण बाइज्जत बरी होंगे, ऐसी संभावना है। क्या इन लोगों पे? तो हाई कोर्ट जाएंगे, वो तो मतलब प्रोविजन है सीआरपीसी में, उसमें कोई ऐसी बात यहाँ से जेल की संभावना अगर संभावना इसलिए सजा जब 3 वर्ष से अधिक होगी तो इंटरिम बेल नहीं मिलती है और 3 साल तक तो इंटरिम बेल मिल जाएगी। 9 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मंदिर का और मस्जिद का, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया था, हमने भी सम्मान किया था। हमारा कोई झगड़ा हिंदू मुसलमानों का नहीं है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। उसी से रिलेटेड ये भी मुकदमा है, सीबीआई का मुकदमा है, बाबरी विध्वंस का मुकदमा है। जो भी कानून करेगा उसको हम मानेंगे, ना हमें कोई खुशी है ना हमें कोई गम, क्योंकि सरकार के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं। जो भी सरकार के जो है कोर्ट करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। हम तो हिंदू मुसलमानों का विवाद कभी नहीं चाहते, ना हम धर्म जात की लड़ाई जो है इस देश में देखना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि अयोध्या धर्म की नगरी है, हर जात के हर धर्म के देवी देवता यहाँ विराजमान है, हिंदू के मुसलमान के, तो यहाँ कभी कोई लड़ाई नहीं है। ये हमने इससे पहले भी कहा है कि इस मुकदमे को खत्म किया जाए, क्योंकि ये मुकदमा जो है सीबीआई का है, मेरा मुकदमा नहीं है। कुछ ही देर में फैसला तो आने वाला है, लेकिन फैसला क्या आता है ये तो अभी निगाह है उस पर। लेकिन जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, किस वजह से मुकदमा दर्ज किया गया था। 28 साल पुराना ये पूरा मामला है जिस पर आज फैसला आने वाला है। तो इन 28 सालों में किन किन दौर से ये पूरी जांच गुजरी है, इसीलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ वासन मिश्र जी। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, बताइए जरा कि क्या हुआ था, ये पूरा मामला इतने साल पुराना है, आज इस पर फैसला आने वाला है। बड़े बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है अधिकतर इसमें जो बीजेपी के रह चुके हैं। देखिए दीपाली, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस फैसले का इंतजार था पूरे देश को, पूरी दुनिया को, और अगर कहें तो मीडिया जगत को भी, उसका आज अंतिम दिन है। और फैसला चाहे जो आए, लेकिन एक बात तय होगी कि देश में कानून का शासन था कि नहीं। 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित पूजा स्थल को गिराया गया था, जिसको कि एक वर्ग अपना मस्जिद मानता था, और उस पूरे प्रकरण को लेके कई सरकारें बनी और गिरी और देश की राजनीति में कई बार उथल पुथल आया। बावजूद इसके ये मामला चलता रहा और तमाम कानूनी दांवपेच के बावजूद, कानूनी अड़चनों के बावजूद अब आज उसकी अंतिम फैसले की घड़ी है। अगर हम इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो साधारण तौर पर आप यही कह सकते हैं, अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो कल्याण सिंह की सरकार थी उसको केंद्र की सरकार ने रात्रि में बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्तगी के साथ ही अयोध्या में कई FIR दर्ज हुए, कई तरह की केसेज दर्ज हुई। अयोध्या राम जन्मभूमि जो वहाँ कोतवाली और चौकी थी, उसमें 2 मामले थे केस नंबर, और दोनों में एक की सुनवाई जो आपराधिक मामला था उसकी सुनवाई रायबरेली कोर्ट में चलने लगी और दूसरी की सुनवाई लखनऊ CBI कोर्ट में चलने लगी। मामला कई साल तक चलता रहा और CBI ने रिकॉर्ड टाइम में इस पूरे मामले की तफ्तीश करके अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बावजूद इसके अदालती जो
दांव पेच होता है, जिस तरह के प्रोसीजरल लैप्सेज का फायदा उठा के जो आरोपी हैं वो बचते रहते हैं, मुकदमे को लिंगरान कराते रहते हैं, वो सारे हथकंडे इस मामले में अपनाए गए। और इसी बीच 2 बार ऐसा हुआ कि लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, उसके एक जज साहब ने इस पूरे मामले की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी और उसको वैकेट कराने में सरकार की तरफ से और सीबीआई की तरफ से कोई उस तरह से सक्रियता नहीं दिखाई गई जो उस समय की सरकार थी। तो ये मामला धीरे धीरे चलता रहा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक टाइम बाउंड आदेश किया और कहा कि अब जब तक ये मामला का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक सीबीआई मजिस्ट्रेट या सीबीआई के जो जज होंगे उनका तबादला नहीं किया जाएगा। अगर वे रिटायर होंगे तो उनका एक्सटेंशन माना जाएगा और वे उनको एक समय सीमा दे दी गई कि आप इतने अवधि के अंदर इस विवाद का निपटारा कर दीजिए। विवाद मुख्य रूप से 2 तरह का था। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ महीने पहले जिसका निस्तारण किया है, मालिकाना हक का जो विवाद था कि राम जन्मभूमि परिसर पर मालिकाना हक किसका है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का है कि जो हिंदू पक्ष के मानने वाले लोग थे उनका है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। दूसरा विवाद आपराधिक मामला था जिसका कि आज फैसला आ रहा है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि जो सरकारें अपने को सेकुलर कहा करती थीं, उन्हीं सरकारों के समय में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, वे सरकारें मूक दर्शक बनी रहीं। ढांचा गिरने के बाद मामला सीबीआई को दिया गया, सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट और चार्जशीट 4 महीने में दाखिल कर दी, लेकिन मामले की पैरवी में हिलावाली होता रहा। इस पूरे दौर में कई बार जो सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें हैं वे बनी देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन किसी भी सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो अपनी कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई कि इस मामले का जल्दी से जल्दी निस्तारण कराया जाए और जो भी आरोपी हैं उनको दंडित कराया जाए। इस पूरे मामले में अगर किसी की भूमिका है तो सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का है जिसने 2017 में एक आदेश जारी किया, उसमें समय सीमा निर्धारित कर दी कि इस आपराधिक मामले का भी फैसला समयबद्ध तरीके से होना चाहिए और समयबद्ध तरीके से इसकी हियरिंग और कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर कि आज फैसला आ रहा है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग हम जानकारी देना चाहते हैं दीपाली, आपके माध्यम से अपने दर्शकों को, कि ये पूरा मामले में पत्रकारों की भूमिका बहुत अहम रही है। सीबीआई की तरफ से जितनी गवाहियां हुई हैं उसमें उस समय जो लोग वहां मौके पर मौजूद थे जिस समय ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, जो लोग वहां ड्यूटी पर तैनात थे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, उनकी गवाही हुई है, पत्रकारों की गवाहियां हुई हैं और बताया जाता है कि ज़्यादातर मौके पर मौजूद पत्रकारों ने और पुलिस अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो उन्होंने अपनी आंख से देखा जो घटना, वही अदालत में बयान दिया है। और फैसला चाहे जो आए, लेकिन एक बात तय है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। और बाद में जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से उस समय के केंद्रीय गृह सचिव ने अपनी किताब में भी जिसका हवाला दिया है, अगर उन बातों को सच माने तो 2 लोगों का नाम मुख्य रूप से इस पूरे घटनाक्रम में आता है। उस समय के देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। पीवी नरसिंह राव और कल्याण सिंह की मिली भगत से जो कुछ हुआ उस समय हुआ, इसका उल्लेख कई दस्तावेजों में, कई किताबों में समय समय पर होता रहा है। और बाद में भले ही पीवी नरसिंह राव ने कहा कि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धोखा दिया, उनको राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं ने धोखा दिया, उनको जो वचन दिया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं की तरफ से, उसका उन लोगों ने अपने वायदे का पालन नहीं किया। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा का पूरा मामला उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जानकारी में था। और कल्याण सिंह ने फाइल में आदेश कर दिया था कि चाहे वहां जो भी वारदात हो, पुलिस फोर्स का मिनिमम इस्तेमाल करना है, वहां गोली नहीं चलानी है।
इस बात का उल्लेख उस समय के जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे SVM त्रिपाठी, वे भी कई बार अपने साक्षात्कारों में कर चुके हैं। वहां पर तैनात जो उस समय CRPF के कमांडेंट थे। जी सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक ब्रेक लेना, आगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक अहम बात है कि यहाँ पर जो साक्ष्य थे, वहाँ पर जो पत्रकार थे, जो पुलिस प्रशासन जिन्होंने देखा अपने आंखों हाल, वो पूरा बयान दर्ज कराया गया था। आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बासिन जी लगातार, और सब पर पूरी बारीकी से बता रहे हैं क्या हुआ था उस वक्त और किस तरह से केस पूरा चलता रहा। सर, आप बता रहे थे कि कल्याण सिंह के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर उनकी तरफ से दर्ज हुआ था। देखिए दीपाली, दो चीजें बहुत अहम भूमिका रही दो लोगों की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और देश के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव। और बताया जाता है कि PV नरसिंह राव पूरी तरह से पूरे उस डिजाइन से परिचित थे। उनको पता था कि 6 दिसंबर 92 को क्या क्या होने वाला है। देश की अलग अलग जांच एजेंसियों ने, अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग संगठनों ने लगातार PV नरसिंह राव को बताने की कोशिश की कि 6 दिसंबर 92 में जो जमावड़ा होने जा रहा है, अगर उसको समय रहते उसको रोका नहीं गया, उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो शायद विवादित ढांचा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन PV नरसिंह राव लगातार उसमें टाल मटोल करते रहे, उसमें हेला हवाली करते रहे। यहाँ तक कि उनके कैबिनेट के सीनियर मंत्री अर्जुन सिंह दिल्ली से चल के लखनऊ आए। वो अयोध्या जाना चाहते थे, उनको लखनऊ में रोक दिया गया। वो राजभवन में रुके, राजभवन में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिर वापस वो दिल्ली चले गए। तो चाहे उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री हों, केंद्रीय गृह सचिव हों, देश के उस समय के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर अर्जुन सिंह हों, इन सारे लोगों ने लगातार PV नरसिंह राव को ये बताने की कोशिश की कि इस मामले को लेके जल्दी से जल्दी सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो विवादित ढांचा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। लेकिन PV नरसिंह राव उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालते रहे और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा जो भी रिपोर्ट जाती थी उसी पर भरोसा करते रहे। एक टाइम आया कि नवंबर में 26-27 नवंबर को PV नरसिंह राव को उनके कैबिनेट के कई सीनियर मिनिस्टर्स ने सलाह दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बर्खास्त नहीं हुई तो विवादित ढांचा को बचाया नहीं जा सकता। फिर भी उन्होंने उस सुझाव को नहीं माना और उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त इसलिए नहीं किया कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रही है। तो अगर कुछ लोगों का मानना है कि अगर 26-27 नवंबर को कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई होती, जो बर्खास्तगी की 6 दिसंबर की रात्रि में की गई जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया, तो शायद बाबरी मस्जिद का ढांचा बचाया जा सकता था। क्योंकि अयोध्या में और वहाँ जो एयरपोर्ट है वहाँ पर सैकड़ों बटालियन केंद्रीय सुरक्षा बलों की पहुंच चुकी थी, सारे सुरक्षा के इंतजाम मौजूद थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के उस आदेश के तहत उस समय के जिलाधिकारी और SSP दोनों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिया है कि विवादित पूजा स्थल के बचाव में किसी भी तरह का पुलिस की तरफ से हिंसा नहीं की जाएगी, गोली नहीं चलाई जाएगी। तो ये फैक्ट हैं जो कि फाइलों पर दर्ज हैं, ये फैक्ट्स हैं जो कि उस समय के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए जो कुछ हुआ 6 दिसंबर 1992 को, आज भले ही अदालत जिसको भी दोषी माने, जिसको भी निर्दोष करार दे, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन पूरा देश जानता है, उस समय की मीडिया जानती है, उस समय के सारे सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के जो प्रमुख रहे वे जानते हैं कि इस पूरे मामले में सीधी भूमिका अगर किसी की थी तो 2 ही लोगों की थी, कल्याण सिंह जी की थी और उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव की थी। जी,
सर, क्योंकि आपने भी पूरा मामला देखा शुरू से, ये जो आज जिनका नाम जिस तरीके से, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो, इनका नाम भी आ रहा है, तो उस वक्त इनकी भूमिका किस तरह से थी और क्या ये वाकई ये पूरा इतना साल जो ये मामला खिंचा, ये कानूनी दांवपेच में उलझा रहा या फिर वाकई इसे उलझाया गया? मुझे लगता है कि जो भी सरकारें सत्ता में रहीं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों, कोई नहीं चाहती थी कि इस मामले का जल्दी से जल्दी निस्तारण हो और जिन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में मायावती की भी सरकार बनी, मुलायम सिंह की सरकार बनी, उसके बाद राजनाथ जी भी मुख्यमंत्री रहे, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और केंद्र में भी पीवी नरसिंह राव के बाद मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, अटल जी खुद प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारित कराया जाए और जो लोग भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई किए जाए। हर सरकार की कोशिश यही रही कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाले रखा जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने ही मामला गया और 2017 में उस बेंच ने आदेश किया कि इस पर जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। दूसरी तरफ एक और मजेदार बात है कि इससे पहले किसी भी मामले में सीबीआई ने इतना जल्दी चार्जशीट नहीं दाखिल किया था जितना जल्दी चार्जशीट पूरे मामले की जांच करके इस मामले में सीबीआई की तरफ से दाखिल हुआ था। लेकिन बाद में सरकारों के उस मकड़ जाल के चलते सीबीआई भी मजबूर थी। सरकारी जो राजनीतिक सत्ता बदलने के साथ सीबीआई का तौर तरीका भी बदल जाता था, सीबीआई का मुकदमे की पैरवी करने का तरीका भी बदल जाता था। वही सीबीआई एक बार कुछ रिपोर्ट सबमिट करती थी बाद में रायबरेली कोर्ट में और लखनऊ कोर्ट में, और फिर जब सत्ता बदल जाती थी तो सीबीआई की रिपोर्ट भी बदलने लगती थी। लेकिन जहां तक चार्जशीट का सवाल है, चार्जशीट के मामले में सीबीआई ने निश्चित रूप से एक समय के अंदर जिस तरह से अपनी सक्रियता दिखाई और चार्जशीट दाखिल की थी, अगर उतनी ही सक्रियता उस समय की सरकारें दिखाई होती, चाहे कांग्रेस की सरकारें हों या क्षेत्रीय दलों की सरकारें हों, तो शायद इस मामले का निस्तारण आज से कई साल पहले हो गया होता। जी सर, एक बात ये भी है कि यहाँ पर अगर आपने कभी ये सुना कि क्योंकि मामला भले चल रहा हो लेकिन जब उधर से निकल जाओ ये पूरा मामला, तो कोई कहता है कि हाँ हमने इस तरीके से भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए, ओन करने की कोशिश कर, क्या कभी ये जो आरोपी बनाए गए उनकी तरफ से ऐसा जिक्र हुआ, किसी ने इस बारे में जिक्र किया कि हाँ हमने ऐसा भाषण दिया कि इस वजह से ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और जो भी कुछ हुआ, क्योंकि आज सबको याद है वो पूरी घटना राम को लेकर सबका, जैसे कि अभी भी हम सुन रहे थे कुछ लोगों की बात, वो कह रहे थे राम के काज में मजा है, जो भी फैसला होगा सब ठीक होगा। देखिए, जहाँ तक भाषणों का सवाल है, चाहे वो नेता हो या समाज के दूसरे वर्ग के व्यक्ति हों, जब उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है तो अदालत के बाहर उनका भाषण अलग होता है और अदालत में जब जाते हैं तो हर व्यक्ति अपने को उन आरोपों से सिरे से खारिज ही करता है। हमारे नेताओं ने भी वही किया, चाहे आडवाणी जी हों, डॉक्टर जोशी हों, विनय कटियार हों, उमा भारती हों, रितंबरा हों, इन सभी लोगों ने अदालत के अंदर जो बयान दिया वो बयान अलग है उस पूरे घटनाक्रम के बारे में, और अदालत के बाहर जो लोग भाषण देते रहे, बयान देते रहे, वो हम सब ने सुना भी है, देखा भी है, आज भी आर्काइव्स में है, उसको कोई भी सुन सकता है, देख सकता है। यहाँ तक कि अटल जी के बारे में जो कहा जाता था कि वो बहुत लिबरल थे और इस तरह के कट्टरपंथ राजनीति में भरोसा नहीं करते थे। अटल जी के बारे में भी जब लिब्राहन कमीशन में उनके भाषणों को पेश किया गया था तो उनके भाषण भी कमोबेश उसी तरह के थे जिस तरह के भाषण की आडवाणी जी या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के हुआ करते थे राम मंदिर आंदोलन के दौरान।
अटल जी की एक ऐतिहासिक सभा हुई थी लखनऊ के अमीनाबाद में। एक बड़ा ऐतिहासिक पार्क है झंडे वाला पार्क, उसका आज़ादी के आंदोलन में भी बड़ा उसकी भूमिका रही है। झंडे वाले पार्क में अटल जी की एक जनसभा हुई थी और अटल जी ने जिस तरह से शब्द जाल के जरिए और शब्दों को घुमा के, अटल जी शब्दों के जादूगर माने जाते थे और उनकी जो भाषण की शैली थी उसको सुनने के लिए हर वर्ग और हर दल के नेता जाते थे और वो अपनी बात शब्दों के उस जादूगरी के जरिए व्यक्त करते थे। तो अटल जी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने जिस तरह से संकेतों में उसका वर्णन किया था कार सेवा का, कि हाँ कुछ लोग जाएंगे वहां जुटेंगे, कार सेवा करेंगे, उनकी आस्था है, कुछ फावड़े उठाएंगे, कुछ बालू उठाएंगे, कुछ खुदाई होगी। तो वो भी लिब्राहन आयोग में जब उनके विरोध में साक्ष्य पेश किए गए थे तो ये सारे भाषण पेश किए गए थे। और अगर उसके तह में जाके आप देखिए तो उसका भी मतलब वही था जो जिस तरह की बात की अडवाणी, उमा भारती या डॉक्टर जोशी कहते थे। लेकिन अब आज अटल जी नहीं है, बाला साहब ठाकरे नहीं है। बाला साहब ठाकरे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी अपनी भूमिका डिसोन नहीं की। जिस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा उसके तुरंत बाद उनका रिएक्शन आया कि मुझे गर्व है कि हमारे शिव सैनिकों ने गुलामी की जो निशानी है उसको मिटा दिया। ठीक है सर, इस पर आगे अकेले नेता थे जी बाला साहब ठाकरे ने। जी सर, आगे भी इस पर चर्चा करते हैं। एक और ब्रेक लेना है क्योंकि फौरन लौट रहे हैं। तो बड़ी खबर की बात करते हैं। यहाँ पर 20 मिनट में आएगा फैसला करीब बताया जा रहा है और इस पर जिरह चल रही है। जस्टिस एसके यादव कुछ ही देर में अपना फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे। 3 सांसदों की योग्यता फैसले पर टिकी हुई है, चाहे वो लल्लू सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो या फिर साक्षी महाराज। इनकी सदस्यता फैसले पर टिकी हुई है कि अगर फैसला आता है तो उनकी सदस्यता पर भी सवाल उठेगा। इसमें खास तौर से चाहे वो लल्लू सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो या फिर साक्षी महाराज की सदस्यता पर भी इस फैसले के बाद यहां पर निर्णय हो सकता है। बहरहाल 20 मिनट बाद इस पर फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे जस्टिस एसके यादव। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार वासिन जी। वासिन जी, अभी 20 मिनट और लगेगा फैसला पढ़ने में, लेकिन ये जो बात सामने आ रही है, चाहे वो लल्लू सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, साक्षी महाराज की सदस्यता के फैसले पर भी निगाहें टिकी हैं। देखिए, अभी सीबीआई कोर्ट का फैसला है, ट्रायल कोर्ट का। इसके बाद हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट होगा। इस फैसले के खिलाफ अपील करने का पर्याप्त मौका होगा, पर्याप्त समय है जो भी आरोपी हैं उनके पास। और अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तब भी उनके पास पर्याप्त समय है, और अगर फैसले में वो बरी कर दिए जाते हैं तब तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अदालती प्रक्रिया इतना टाइम टेकिंग होता है कि खास तौर से हमारे देश में कि आप किसी व्यक्ति को अगर सजा दिलाना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है। और दलील ये दी जाती है कि जल्दीबाजी में फैसला करने से कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति न दंड पा जाए, इसलिए सबको पर्याप्त मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का, साक्ष्यों के परीक्षण करने का। तो फैसला आज चाहे जो भी आएगा, जिसके भी पक्ष में आए, जिसके भी खिलाफ आए, दोनों पक्षों को समय होगा उस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाके अपील करने का, अपने को एक बार फिर बेगुनाह साबित करने का। हम ये चर्चा कर रहे थे अभी ब्रेक पर जाने से पहले कि राजनीति में हम देखते हैं कि वे लोग ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं जो लोग कि अपने जीवन में डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं। पीवी नरसिंह राव उनमें से एक थे। पीवी नरसिंह राव के बारे में कहा जाता है कि आज देश में जो आर्थिक गुलामी बढ़ रही है उसकी जन्मदाता भी पीवी नरसिंह राव थे। नरेंद्र मोदी जी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन नीतियों को पीवी नरसिंह राव ने शुरू किया था, जिसको कि मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ा रही है। और बाबरी विध्वंस के मामले में भी अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाएगा इस पूरे प्रकरण में और समाज में सद्भाव बिगाड़ने के लिए
हजारों करोड़ रुपए के जनधन की जो हानि हुई इन आंदोलनों के चलते, उसके लिए तो हमारी नज़र में पीवी नरसिंह राव की भूमिका सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर मानी जाएगी इस पूरे विवाद को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए। और आज अब फैसला आ ही रहा है, लेकिन नरसिंह राव ने जो काम किया देश के साथ, वो निश्चित उसकी भरपाई कई पीढ़ी को करना पड़ेगा, ये सच है। कल्याण सिंह ने तो कई बार अपना बयान बदला आगे पीछे, और बीजेपी के भी कई नेताओं ने बयान बदला। जब बीजेपी सत्ता में आ गई अटल जी के साथ में, तो बीजेपी के कई नेताओं ने कहा था कि उनको खेद है कि विवादित पूजा स्थल ध्वस्त हो गया। और कल्याण सिंह ने भी एक बार खेद व्यक्त किया था जब वे बीजेपी से नाराज होकर अलग पार्टी बनाए थे, लेकिन दोबारा जब फिर वो बीजेपी में आ गए तो उन्होंने कहा कि उनको गर्व है कि उन्होंने जो गुलामी का निशानी था बाबर की गुलामी का और मुगलों की, उसको उन्होंने समाप्त कराया उनके शासनकाल में हुआ। तो नेता लोग तो बयान बदलते रहते हैं, लेकिन नरसिंह राव की जो भूमिका रही है वो कहीं से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक सेकुलर कंट्री में एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के उसके लिए रक्षक के रूप में जो प्रधानमंत्री की पद पर तैनात थे। जी सर, एक ये भी है कि जो राम आंदोलन से जुड़े रहे ये लालकृष्ण आडवाणी, जितने अभी आरोपी हैं ये शुरू से जुड़े रहे, लेकिन अब चूंकि राम जन्मभूमि में वहाँ पर अब शिलान्यास हो चुका है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में आज के इस फैसले से क्या कुछ फर्क पड़ेगा अयोध्या वासी को या फिर उन लोगों को? क्योंकि जैसा हमने देखा जब राम जन्मभूमि का वो शिलान्यास हो रहा था, प्रक्रिया शुरू हो रही थी, भूमि पूजन हो रहा था, तब भले ही कोरोना का टाइम भले रहा हो, लेकिन फिर भी इतना जिक्र उनका नहीं हुआ जो शुरू से जुड़े रहे। आज अगर जो भी फैसला आता है उनके पक्ष में या विपक्ष में, फिर भी नाम तो जुड़ा रहा शुरू से। अब इसका असर क्या लोगों पर पड़ेगा या अयोध्या वासियों को कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अयोध्या वासी तो दशकों पहले से इस पूरे विवाद से अपने को अलग रखते थे। अयोध्या के लोगों का कभी भी सक्रिय भागीदारी नहीं रही इस पूरे आंदोलन में, तो इसलिए इस फैसले का असर न तो अयोध्या के लोगों पर कोई खास पड़ने जा रहा है, न देश की राजनीति पर कोई खास पड़ने जा रहा है। जहां तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, उनके ऊपर भी कोई खास अब इसका फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। विवाद का मुख्य जो कारण था वो मालिकाना हक का था, और मालिकाना हक का निस्तारण हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। तो इसलिए अब ये जो मामला है ये महज आपराधिक मामला है। आपराधिक मामले में आपराधिक आरोप लगे हैं। आपराधिक आरोपों के तहत जो भी फैसला आता है वो एक जो क्रिमिनल मामलों में जिस तरह की कार्रवाई होती है उसी तरह की अदालती कार्रवाई चलती रहेगी। हाँ, उन लोगों के लिए जरूर थोड़ा सा एक संतुष्टि मिलेगी जो कि इस पूरे मामले को आपराधिक नजर से देखते रहे हैं, जो जिनका के मानना रहा है कि बाबरी विध्वंस का मामला गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था, कानून के शासन के खिलाफ था, एक सेकुलर ढांचे के खिलाफ था, और उस समय जो लोग भी उस विध्वंस में शामिल थे उन लोगों ने गैर कानूनी काम को अंजाम दिया था। तो उन लोगों के लिए जरूर थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि एक खुशी का दिन हो सकता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर न तो समाज के बाकी हिस्सों पर पड़ने जा रहा है, न तो अल्पसंख्यक समाज पर, न बहुसंख्यक समाज पर, न राजनीति पर, क्योंकि अब राजनीति बदल चुकी है। ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है। नरेंद्र मोदी जी का जो नया भारत है उसके स्लोगन्स, उसके नैरेटिव, उसके चीजें अलग है। वो अब आडवाणी और अटल और मुरली मनोहर जी का जो युग था वो समाप्त हो चुका है। उनका असर न तो अब भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई दे रहा है, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दिखाई दे रहा है। तो इस फैसले के आने से बहुत ज्यादा कोई अंतर न तो सरकार पर आने वाला है, न भारतीय जनता पार्टी पर आने वाला है, न उन लोगों पर आने वाला है जो कि इस फैसले को लेके शुरुआती दौर पर बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे, जानने के लिए परेशान रहते थे। जी बने रहिए सर। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि 20 मिनट बाद तो यहाँ पर आएगा फैसला, लेकिन इस फैसले को पढ़ना शुरू कर दिया गया है। जस्टिस एसके यादव ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर ये है कि अब फैसले में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल अब जो फैसला पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 32 आरोपियों पर
अब कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। कौन दोषी कौन बरी ये सब सामने आएगा। फिलहाल आपको बताएं कि फैसला जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया है जज ने। 2500 पन्नों की चार्जशीट है जिस पर ये पूरा जो फैसला है वो पढ़ना शुरू कर दिया है जज ने। और वासन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, ये भी बात है कि अब क्या लगता है किस तरह से इस अगर जो भी धाराएं लगी हैं या जो आरोप थे उस पर किस तरह का यहाँ पर फैसला आ सकता है, क्या उम्मीद जताएं? और दूसरा ये कि अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट का वो मामला तो अलग था जिस पर भूमि विवाद था, मालिकाना हक का, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो माना था कि ढांचा गैर कानूनी था और अगर गैर कानूनी कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो इस पर क्या कोर्ट में कैसे माना जा सकता है और क्या फैसला आ सकता है आपके नजर से? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इस जब सुप्रीम कोर्ट मालिकाना हक के बारे में अंतिम निर्णय सुना रहा था जस्टिस गोगोई की जो फुल बेंच थी संविधान पीठ, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात कोर्ट ने कही है अपने फैसले में कि उस समय की जो कार्रवाई थी वो गैर कानूनी थी। अब देखना है कि सीबीआई मजिस्ट्रेट जब अपना फैसला अभी पढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने की जो मंशा रही, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा, उसको लेके उनके फैसले में कहीं उस तरह की कोई बात देखने को मिलती है कि नहीं। वैसे किसी भी अदालती फैसले के बारे में पहले कोई भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना मुनासिब नहीं होता है। ये अदालती प्रक्रिया अलग तरीके से ही चलती है और हम सबको इंतजार करना चाहिए। मजिस्ट्रेट अगर आरोपियों के सामने फैसले पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो ये अदालती प्रक्रिया का ही हिस्सा है कि आरोपियों की मौजूदगी में उनके सामने फैसले पढ़ के सुनाए जाते हैं। और कहा जाता है कि चूंकि आपके विरुद्ध इस तरह के आरोप पहले फ्रेम हो चुके हैं, चार्जेज फ्रेम हो चुके हैं, अब अदालत का ये मानना है आपकी भूमिका के बारे में। तो चंद क्षणों की और बात है, अभी सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, हम सबके सामने आ जाएगी और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा देंगे। इसलिए इस पर अभी कोई प्रेडिक्ट करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था कि 6 दिसंबर 92 को वहां जो कुछ हुआ वो गैर कानूनी था। इसका संज्ञान तो सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने लिया था जिसकी मुखिया रंजन गोगोई थे, जो बाद में अब खुद बीजेपी के राज्यसभा में की तरफ बढ़ गए थे। जी सर, बने रहिए। एक और क्योंकि ब्रेक लेना है, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है, अब क्या फैसला आता है बहरहाल ये देखेंगे। इस पर लगातार जनतन टीवी आपको अपडेट भी पहुंचा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। इसके बाद स्वागत है आपका। कुछ देर में फैसला आने वाला है क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो जज है वो फैसला पढ़ रहे हैं और ऐसे में क्या फैसला आता है इस पर सभी की निगाह है। 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है और काफ़ी पेचीदगी से भरा रहा। अब देखना होगा कि क्या इस पर फैसला आता है। सीधे फिर से रुक करते हैं वासिन जी का। वासिन जी, ये भी बात कही जाती है कि एकाएक उस दिन इतनी भीड़ इकट्ठा होना सोचा समझी साजिश के तहत तो हुआ था, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इसकी जो पटकथा थी, वो इसकी जो भूमिका थी वो 1990 में लिखी गई थी जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी। क्या ऐसा कुछ था? हाँ, ये बात कई रिटायर्ड अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से लिखा है। कुछ लोगों ने लेख में लिखा है, कुछ लोगों ने किताबें लिखी है और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका भी कहना है कि जब 89 में अयोध्या में कार सेवकों पर मुलायम सिंह की सरकार ने गोली चलवाई थी, उसके बाद तैयारी करके लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली थी और वो उस रथ यात्रा का मकसद पूरे हिंदू समाज को जागृत करना था, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना था, पूरे हिंदू समाज को लामबंद करके अयोध्या की तरफ कूच करना था। और उसमें काफ़ी हद तक आडवाणी जी की उस रथ यात्रा के चलते कामयाबी मिली थी। ये अलग बात है कि बीच में उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू यादव, उन्होंने उनकी रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था। लेकिन हिंदू समाज को मोबिलाइज करने में, हिंदू समाज को
जागृत करने में उस रथ यात्रा का बहुत बड़ा योगदान था। और दूसरा संयोग की बात है कि देश के प्रधानमंत्री बाद में पीवी नरसिंह राव बन गए थे, और पीवी नरसिंह राव की जो निजी जिंदगी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो शुरू से ही उनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता रही है, जो उनकी आस्था रही है, वे आरएसएस के करीब रहे हैं। जब उन्होंने आंध्र प्रदेश से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी, तो जब उनको देश की कमान मिली और उस समय आरएसएस और राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों को लगा कि ये बहुत ही उपयुक्त समय है कि देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जिसकी वैचारिक प्रतिबद्धता हिंदुत्व के प्रति है, संघ के प्रति है, और संघ के विचारधारा के काफी करीब है। और उत्तर प्रदेश में भी कल्याण सिंह की सरकार बन गई थी, तो दोनों सरकारों के मौजूदगी में उनको लगा कि अगर इस समय विवादित पूजा स्थल पर कब्जा नहीं किया गया तो अगली सरकारें पता नहीं किस तरह की बने और किस तरह की विचारधारा की बने, तो उसके बाद उस अपने पॉलिटिकल एजेंडा को और उस अपने सांस्कृतिक जो उनका एजेंडा है, जैसा कि आरएसएस और बीएचपी और बीजेपी के लोग कहते हैं, उसको अंजाम देना मुश्किल होगा। तो सबसे उपयुक्त समय उन लोगों को लगा, इसलिए 90 में जो उसकी तैयारी शुरू हुई वो 92 में आते आते उसको अंतिम रूप दे दिया गया। एक और मजेदार बात हम आज दीपाली आपको बताना चाहते हैं और अपने दर्शकों को कि जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी तो पुलिस महानिदेशक की कुर्सी पर प्रकाश सिंह की थे, और डीजी इंटेलिजेंस के रूप में एसवीएम त्रिपाठी तैनात थे। कल्याण सिंह जी को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी गई पुलिस विभाग की तरफ से, गृह विभाग और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो पुलिस विभाग का ही एक हिस्सा है, और उस गोपनीय रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि आडवाणी जी की रथ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। ये अलग बात है कि वो रिपोर्ट लीक हो गई मीडिया में, और उस समय के जो डीजीपी थे प्रकाश सिंह, उन्होंने लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर भी करा दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ के तहत। और प्रकाश सिंह जी को आशंका थी कि शायद मुख्यमंत्री सचिवालय से ही किसी सीनियर अधिकारी ने उस रिपोर्ट को लीक किया है, तो उसके बाद सरकार के लिए थोड़ा एम्बेरेसिंग हुआ था। और एक और दिलचस्प जानकारी हम चाहते हैं अपने दर्शकों को देना कि जिस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय आरएसएस के 2 अखबार, आरएसएस के ही द्वारा संपादित 2 अखबार, राष्ट्रधर्म और पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, 2 अखबार निकलते हैं, उसको पीछे से आरएसएस कंट्रोल करता है। उन दोनों अखबारों में कल्याण सिंह जी के शासन के आलोचना छपा करती थी, तो इसको लेके भी लोग आश्चर्य करते थे कि आरएसएस क्यों कल्याण सिंह जी की सरकार को लेके इतना ज्यादा क्रिटिकल है। और उन 2 अखबारों में छपती थी, ऑर्गेनाइजर में छपता था अंग्रेजी में और हिंदी में छपता था पांचजन्य में। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं रही जिसके आधार पर कहा जाता है कि पूरा सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसको अंजाम दिया गया 6 दिसंबर 92 को, और पूरे देश से कार्यसेवकों को वहां जुटाने के बाद। जी सर, उसके बाद राजनीति में किस तरीका का बदलाव फिर देखने को मिला इसके बाद? देखिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की सरकारें बर्खास्त हो गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सरकारों ने कहा कि उनकी भी प्रतिबद्धता राम मंदिर के साथ है, हिंदुत्व के साथ है। तो नरसिंह राव ने फिर बाद में डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तहत उन सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया था। दूसरा ऐलान नरसिंह राव ने जल्दीबाजी में किया कि विवादित पूजा स्थल जो अब नहीं रहा, वहां समतलीकरण हो गया है, बावजूद इसके वहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाया जाएगा। तीसरा उन्होंने काम किया कि विवादित पूजा स्थल का
जो विवाद था, जो हिस्सा था, जिस भूभाग को लेके सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन था, उसको छोड़ के उसके आसपास के करीब 68 एकड़ जो लैंड था उसको केंद्र सरकार ने एक्वायर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और नरसिंह राव ने घोषणा किया कि जब भी इसका अदालत से निर्णय हो जाएगा तो अदालत का फैसला आने के बाद वहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाया जाएगा, जिसको कि बाद में वो मुकर गए अपनी बात से और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव शासन के पास नहीं है। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि इस मामले के निस्तारण के लिए दोनों पक्षों से बात किया जाएगा, अगर दोनों पक्ष राजी हो जाएंगे तो उसका समाधान सरकार खोजने की कोशिश करेगी, और अगर राजी नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला आएगा उसको सरकार मानेगी और दोनों पक्ष मानेंगे। तो हुआ वही, बातचीत से तो मामले का समाधान नहीं हो पाया, लेकिन अदालती तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के जरिए जरूर उस मामले का समाधान हो पाया, उसका मालिकाना हक तय हो गया। और जो जमीन 68 एकड़ एक्वायर किया था उस समय की केंद्र की सरकार ने, वह जमीन भी मौजूदा सरकार ने जो राम जन्मभूमि निर्माण न्यास है उसको सौंप दिया राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो आज की स्थिति अभी तक की यही है। जी बिल्कुल। और अभी आपको बताएं कि यहाँ पर जितने आरोपी हैं उनमें से चाहे वो साध्वी रितंबरा हो, ये सभी का कहना है कि अभी जो भी फैसला आएगा उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो किया है वो सबके सामने है और ऐसे में हमें कोई डर भी नहीं है और सभी फैसला मंजूर होगा। फैसला पढ़ना शुरू हो चुके हैं और फैसला पढ़ा लगातार जा रहा है और इस पर लगातार आगे भी अपडेट देंगे। वासिन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक और अब यहाँ पर ब्रेक लेना है, जल्दी लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।